नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंसिपल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। मेरा नाम चित्रांशु है और जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स पर हम एक सीरीज़ को चला रहे थे जिसमें हम हिस्ट्री के चैप्टर्स को वाया एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर रहे थे। चूँकि यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है और आगामी जो भी प्रीलिम्स होने वाले हैं, वो लगभग नज़दीक ही हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू रखेंगे और लास्ट सीरीज़ में जहाँ पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म किया था और मिडाइवल में एंटर किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज से हिस्ट्री क्विक रिवीजन सीरीज़ क्यूआरएस सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री को लॉन्च करेंगे, जहाँ पर हम आज के पहले वीडियो से मुगल एम्पायर के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारा जो कंटिन्यूटी है बनी रहेगी मुगल एम्पायर, उसके पश्चात फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर कर जाएँगे, बीच में हम मराठास को टैकल करेंगे। तो इस तरह से हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में हिस्ट्री को वाया एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करेंगे। तो आज का आपका वीडियो मुगल एम्पायर पर बेस्ड रहने वाला है, ये इसका पहला वीडियो है। जैसा कि आपको पता है ये मुगल एम्पायर अपने आप में मिडाइवल हिस्ट्री का लगभग 50% से अधिक सिलेबस कवर करता है। तो ऐसे में डेफ़िनेटली चैप्टर का नाम भले ही एक हो, लेकिन इस पे कई सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे और कई सारे प्रश्न मिलेंगे, जो कई अलग-अलग टॉपिक्स को टैकल करेंगे। तो ऐसे में इस सीरीज़ का आपका पहला वीडियो आज आपके सामने है। तो इस वीडियो में मुगल एम्पायर के पहले प्रश्न से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को करना हमेशा की तरह और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएँगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका बिल्कुल सामान्य रूप से पूछा गया है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? अब मुगलों की जो आइडेंटिटी है, इस पर लेकर कई विवाद चलते हैं और जो प्रमाणित रूप से तथ्य जो पुख्ता रूप से हम कह सकते हैं, वो ये है कि जो मुगल शासक हैं, मुगल वंश है, वो शुरू होता है आपका बाबर के आगमन के पश्चात और बाबर के आने के पश्चात चूँकि ये मुगल वंश शुरू होता है, तो अगर जो बाबर का मूल रहेगा, मुगल जो मूल वंश रहेगा, वही रहेगा मुगलों का। तो बाबर के अगर बारे में बात की जाए, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खां। अगर इन दोनों को हम देखें, तो यहाँ पर उमर शेख मिर्ज़ा जो हैं, ये बिलॉन्ग करते थे तैमूर वंश को। वही तैमूर जो अफ़गानिस्तान से भारत में आया था एक बार और उसने काफ़ी लूट-पाट भी की थी, आपको याद होगा 1398 की घटना है ये। और कुतलुग निगार खां की अगर बात की जाए, तो ये बिलॉन्ग करती थी मंगोल खां को, जो कि क्या थे? चंगेज़। तो बाबर के माता और पिता दोनों अलग-अलग वंशों से बिलॉन्ग करते थे। यहाँ पर चूँकि बाबर का जो क्षेत्र है वो लगभग वही क्षेत्र है जो मूल तुर्की लोगों का क्षेत्र रहा था। तो ऐसे में बाबर के जो वंश को कहा गया, क्या कहा गया? चगताई तुर्क। क्या कहा गया? चगताई तुर्क। ये बाबर का मूल वंश है, यही मुगल वंश आगे जाके कहलाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्हें चगताई तुर्क कहने के साथ-साथ मुगल भी कहा गया। और अगर हम क्वेश्चन में वापस आएँ, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? पारसी, तो ये गलत हो जाएगा। अफ़गान, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कौन थे वास्तविक रूप से? तुर्क थे और इस पूरी शाखा को क्या कहा गया? चगताई तुर्क। तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो आपका सीधे-सीधे आंसर निकल आएगा सी। तो जो मुगल वंश है, वही मूल रूप से बाबर का वंश है और वही वंश है आपका कौन-सा? चगताई तुर्क शाखा। ठीक है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था आपका, जहाँ पर आपको बताना था कि बाबर या मुगल वंश का मूल संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में हराया था? अब बेसिकली इस युद्ध के बारे में भारतीय इतिहास विवरण बहुत कम मिलता है। कारण क्या है कि इस युद्ध का संबंध भारत से नहीं था। भारत से नहीं था, लेकिन हाँ, भारतीय इतिहास में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर से था। क्योंकि जब बाबर ने 1526 में हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने पानीपत के पहले युद्ध में उस समय के दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराया और इसके पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन बाबर की यात्रा यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि इसके पहले 1494 में बाबर पहली बार जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ पर एक फरगना नाम का प्रांत था, वहाँ का शासक बनता है। इसके पश्चात 1504 में वो आ जाता है काबुल और वहाँ का शासक बनता है और उसके पश्चात 1526 में वो दिल्ली को जीतता है। तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है, लगभग आप देख सकते हैं कि ये लगभग एक 32 वर्ष के आसपास की यात्रा है और उस यात्रा में बाबर ने कई सारे युद्ध लड़े और कई महत्वपूर्ण भी थे। उनमें एक था आपका सर-ए-पुल। अब पूरी घटना में डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक सामान्य सी जानकारी आपको देता हूँ कि मान लीजिए ये समरकंद है,
जिस पर बाबर अपना अधिकार समझता था, जिसको लेकर काफ़ी उसने आरंभ में युद्ध किए। इसी के पास में एक फरगना नाम का प्रांत था और मान लेते हैं ये है काबुल और आगे है इंडिया, ठीक? तो बाबर ने पहले फरगना पर रूल करना स्टार्ट किया। काफ़ी प्रयास किया कि वो समरकंद को जीत ले, लेकिन हर बार वो जीतते-जीतते हार जाता था। तो ऐसे में फाइनली जो है जब जब वो हारा सर ए पुल के बैटल में, उसके पश्चात बाबर ने समरकंद को जीतने का निर्णय जो है वो त्याग दिया और वो शिफ्ट कर गया, अपने ध्यान कहाँ लगा दिया उसने? साउथ ईस्ट की तरफ काबुल में, ठीक? तो फरगना से कहाँ आ गया? काबुल में। तो जिस बैटल के बाद उसने समरकंद को जीतने का जो निर्णय है वो छोड़ा था, वो कौन-सा था? वो था सर ए पुल का बैटल। अब ये किसके खिलाफ लड़ा था? ये लड़ा था इसने इसी के ऊपर रहने वाली उज़्बेक ट्राइब थी। उज़्बेकिस्तान आप नाम सुनते हैं आज के डेट में। उस ट्राइब के एक शासक था, उसका नाम था शैवानी खान। ये शैवानी खान ने 1502 के आसपास समरकंद पर अधिकार कर रखा था बहुत लंबे टाइम से और उसके बाद 1502 के आसपास जब बाबर इस पर आक्रमण करता है तो इसके पश्चात शैवानी खां बाबर को हरा देता है और इस युद्ध में हारने के पश्चात बाबर जो है समरकंद से अपना ध्यान हटा देता है और कहाँ जाता है? काबुल में। 1504 में काबुल को जीतता है और उसके पश्चात धीमे-धीमे करके अगले 22 वर्षों में वो दिल्ली को जीतता है और इसके पश्चात दिल्ली का शासक बनता है। ये पूरी कहानी है। सिंपल सा आंसर आपका क्या होगा? बी, शैवानी खां। कौन था? एक उज़्बेक शासक था। कहाँ पर हराया? समरकंद के बैटल में हराया था। क्या नाम था? सर ए पुल। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लेंदी प्रश्न इसे कह सकते हैं, लेकिन सामान्य सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, आंसर आ जाएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां था। अब इसके बारे में 4 अलग-अलग स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन-सा सही है, ठीक है? आलम खां की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी के चाचा जान थे ये, तो चाचा लगता है रिश्ते में और इन्हीं के पुत्र थे, उनका नाम था दौलत खां लोदी। माना जाता था कि बाबर के आक्रमण में ना सिर्फ उनको इनवाइट करने में बल्कि उसको जीतने में भी इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसको जिताने में और यही कारण था इब्राहिम लोदी हारा भी था। इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, सही बात है। और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार, स्वयं को वो मानते थे कि वो दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने योग्य है, ना कि इब्राहिम लोदी। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। इब्राहिम लोदी संबंधित थे जिन्हें दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ, उनको देश से नहीं निकाला गया। दिलावर खां जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों के व्यवहार का पिता, ये भी नहीं आपका है, दौलत खान लोदी है इसका सही आंसर। पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे, ये भी नहीं है। तो सही आपका स्टेटमेंट केवल पहला है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, चाचा थे और वो दिल्ली के जो सिंहासन है उसको दावेदार स्वयं को मानते थे, ना कि इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर आपका सही सीधा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको करना है विचार और आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, कूट दिए गए हैं, इनको आपको चयन करना है। बाबर के भारत में आने के पश्चात क्या क्या चीजें स्टार्ट होती हैं वो आपको बतानी है, जिसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माना जाता है कि पानीपत का जो युद्ध है इसमें तोप और बारूद का जो प्रयोग है ये एक निर्णायक कारण सिद्ध हुआ, क्यों दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर जीता। लेकिन अगर हम बात करें शुरुआत की तो हमें इससे पहले भी कई बार, फॉर एग्जाम्पल विजयनगर साम्राज्य आपने जरूर पढ़ा होगा, विजयनगर बहमनी युद्ध लगातार होते रहते थे और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच होने वाले युद्धों में हमें कहीं ना कहीं बारूद का प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से क्लेम करना सही नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो बारूद का प्रयोग है वो बाबर के आने के पश्चात या मुगलों के आने के पश्चात ही शुरू हुआ। तो ऐसे में स्टेटमेंट आपका ये गलत। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। जिसको इसको जिसने भी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ा होगा और आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी रखता होगा उसको पता होगा कि इंडो इस्लामिक शैली भारत में सल्तनत काल से विकसित हो चुकी थी, जिसमें इंडो मतलब कि इंडिया की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और इस्लाम के आर्किटेक्चर को मिलाकर के बिल्डिंगों को तैयार किया गया। इसमें आपके गोल गुंबद वगैरह, अढ़ाई रिंग का झोपड़ा बात कर लीजिए या फिर जितनी भी मीनार वगैरह बनी वो सभी इसी का पर्याय बनती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए मेहराब की और गुंबद की, गुंबद आपको पता है जो इस तरह के भवन बनते हैं इसमें ऊपर एक क्या होता है? गुंबद होता है। तो अगर आप देखेंगे तो बाबर का मकबरे की बात कर लीजिए, दिल्ली में सल्तनत काल में बने कुछ और स्थापत्य के नमूनों की बात कर लीजिए,
वहां पर आपको साफ साफ रूप से मेहराब और गुंबद का प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि मुगल काल से काफी वर्षों पहले की बात है। तो ऐसे में शुरुआत फिर से मुगलों के आने से नहीं हुई, बल्कि पहले से था यहाँ पर। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। मूल रूप से मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि बाबर के पिता तैमूर लंग के वंशज थे, जिसने भारत पर आक्रमण भी किया था पहले। और कहीं ना कहीं बाबर के शासन के स्थापित होने से इस क्षेत्र में, मतलब इस महाद्वीप के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में कहीं ना कहीं तैमूरी राजवंश स्थापित होता है, जिसका संबंध बाबर के पिता से, बाबर से था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही है। दो गलत है, एक सही है, केवल 3 इज द राइट आंसर होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी विल बी द राइट आंसर। राइट। यहाँ पर बहुत इजीली हमने आंसर निकाल लिया कि आपका उत्तर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में कथनों पर आपको करना है विचार। 1525 तक यानी 1526 में युद्ध होता है पानीपत का फर्स्ट बैटल, बाबर जीतता है। इसके ठीक एक वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही है। पंजाब के गवर्नर की बात की दौलत खान लोधी की, तो वहां पर भी उसने अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र कर लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें राणा सांगा की मेवाड़ में, तो वो भी कहीं ना कहीं इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट था। इब्राहिम लोधी स्वयं कई आंतरिक समस्याओं में जूझ रहा था। तो ऐसे में जो नॉर्दर्न इंडिया का पूरा रीजन है वो कहीं ना कहीं अलग अलग पावर्स के बीच बट जा रहा था और कहीं ना कहीं एक निर्णायक युद्ध की ओर इशारा कर रहा था। ये बात सही है आपकी। बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। अब ये स्टेटमेंट जो है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो 1504 के आसपास बाबर ने काबुल को जीता, राइट। और जब 1504 की बात करेंगे तो वहां पर शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक, तो ये तो सही बन गया। लेकिन अगर आप 1526 की बात करेंगे, जब भारत को तो जीता पूरी तरह से पानीपत के फर्स्ट बैटल में, तो यहां पर सिकंदर नहीं बल्कि कौन था? इब्राहिम लोदी। अब प्रश्न उठता है कि दोनों में सही कौन सा है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। बाबर जो है जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय वहां का शासक सिकंदर लोदी था। तो मतलब दरवाजे की बात कर रहा, ना कि पूरे जीतने की बात कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट की। और आपको पता है हमेशा से ही मध्यकाल से लंबे समय से काबुल और कांधार ये दोनों भारत के दरवाजे रहे, जहां से भारत व्यापार भी करता आ रहा था लंबे समय से, और निर्णायक युद्ध भी यहीं पर आकर के रुक जाते थे। तो काबुल और कांधार वर द टू मेन एंट्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। और यहाँ पर दरवाजे की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये चीज सही है। तो ये बात कर रहा है काबुल की 1504 की, जिस समय भारत में दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। कौन कौन से इसमें से सही नहीं है, असत्य पूछे गए हैं? क्योंकि दोनों सही है इसलिए आपका आंसर होगा डी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके मुगल पीरियड के बारे में। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे हम, कई और वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे इस बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। धन्यवाद।